18 दिसंबर 2025 ये वो तारीख है जो बांग्लादेश के लिए दो घटनाओं के साथ याद रही। उस दिन शाम को मेमनसिंह शहर में भालुका के पायनीर नीट फैक्ट्री के बाहर करीब 140 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन सब का निशाना था एक 27 साल का गवर्नमेंट वर्कर टीपू चंद्र साहब। और उस दिन फैक्ट्री के अंदर वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे भी मनाया जा रहा था और किसी ने उस दिन अफवाह फैलाई कि दीपू ने इस्लाम के नाम पर कुछ गलत कहा। भीड़ ने गेट तोड़ा, दीपू को बाहर घसीटा और हाईवे पर ले जाकर पीटा और फिर उसे जिंदा जला। उसी दिन सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में 32 साल के शरीफ उस्मान हादी की मौत भी हुई। हादी वो शख्स थे जिसने 2024 के छात्र आंदोलन में शेख हसीना की सरकार को अहम रोल निभाया था, यानी कि वो मुख्य भूमिका में थे उस टाइम। 6 दिन पहले 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद से निकलते वक्त किसी ने उनके सर पर गोली मारी पॉइंट ब्लैंक रेंज। सिंगापुर में डॉक्टरों ने 6 दिन की कोशिश की ताकि हादी की जान को बचाया जा सके, लेकिन 18 दिसंबर को वो चल गई। अब इन दोनों मौतों के बाद अगले 3 दिनों में देश भर के अंदर हिंसा बढ़ी, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए, अखबार के दफ्तर जलाए गए और भारत बांग्लादेश के संबंधों में तनाव आया। आइए समझते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था। दीपू की मौत के बाद सवाल यह था कि सच में उस दिन उसने कुछ कहा था। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी ने तुरंत जांच शुरू की। आरएबी ने दीपू के मोबाइल फोन को चेक किया और सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक किया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह के जितने भी उसके अंदर मोबाइल के एप्लीकेशन थे सारे के सारे चेक किए गए। फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया गया और वहां मौजूद वर्कर्स से भी बात की गई, लेकिन सबका एक ही नतीजा था। और नतीजा क्या निकला? आरएबी को एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो दीपू को गलत साबित कर सके। ना तो कोई पोस्ट थी, ना ही कोई मैसेज और ना ही कोई कमेंट। और उसके साथी वर्कर्स ने भी इस चीज की कोई पुष्टि नहीं की कि दीपू ने ये सब कुछ किया था जिसकी वजह से उसको जलाकर मार दिया गया। पता चला कि सिर्फ 2 से 3 लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी और व्हाट्सएप पर, जो कि हर वक्त प्रोपेगेंडा फैलता है, वहां मिनटों के अंदर पूरे इलाके में यह खबर फैल गई और उसके बाद ये साफ हुआ कि आरोप बेबुनियाद थे। और उसके बाद आरएबी ने 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी की और 3 और भी लोगों को पकड़ा। कुछ 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन भीड़ में 140 लोग थे, इसलिए जांच अभी भी जारी है। दीपू के पिता रविलाल दास ने बताया कि उनका बेटा एक साधारण वर्कर था, घर में पत्नी और एक छोटा बच्चा था और उसका कोई भी राजनीतिक झुकाव नहीं था। और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने इस घटना की निंदा की और सरकार ने दीपू के परिवार को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। 23 दिसंबर को शिक्षा सलाहकार दीपू के परिवार से मिले और उन्होंने खुद भी जाकर दीपू के परिवार से बात की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आई। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने साथ ये कहा कि यह घटना एक चिंता वाली और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी ये बात कही कि धर्म की आड़ में भीड़ की हिंसा पूरी तरह गलत है। शरीफ उस्मान हादी की कहानी पूरी तरह राजनीतिक थी। हादी इनकलाब मोर्चा नाम के छात्र समूह का नेता। जुलाई 2024 में जब कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए तो हादी उन बड़े नेताओं में था जो रैलियां कर रहे थे। वो आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलन बन गया और अंत में शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी तो हादी और ज्यादा सक्रिय हो गया। उसने खुलकर ये बात कहनी शुरू कर दी कि वो फरवरी 2026 के इलेक्शन को लड़ेगा और उसने कुछ बयान भारत के खिलाफ भी दिए थे। 12 दिसंबर की शाम ढाका की एक मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते वक्त हादी पर हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 2 से 3 लोग जो कि मास्क पहने थे और उन्होंने बिल्कुल हादी के सर पर रखकर जो एक गोली चलाई और साफ तौर पर योजनाबद्ध हमला था। ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये एक पूरी योजना के साथ किया गया मर्डर था। हादी को फौरन हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन हालत बहुत ज्यादा गंभीर। डॉक्टरों ने कहा बेहतर इलाज के लिए उसे सिंगापुर भेजा जाएगा। स्पेशल मेडिकल फ्लाइट से हादी को सिंगापुर के लिए रवाना किया गया और वहां हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया और वहां डॉक्टर ने 6 दिन तक हर तरह की पूरी मुमकिन कोशिश की। कई सर्जरी भी हुई, लेकिन 18 दिसंबर को हादी की मौत हो। जब यह खबर बांग्लादेश पहुंची तो यूनुस सरकार ने तुरंत राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ फहराया गया और यूनुस खुद हादी की अंतिम यात्रा में गए। लेकिन सड़कों पर शोक से कहीं ज्यादा गुस्सा था और हादी के समर्थकों ने तुरंत प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये एक राजनीतिक हत्या है। कुछ का आरोप था ये कि ये आवामी लीग के लोगों ने बदला लिया। कुछ ने तो यह भी कहा कि शायद भारत की खुफिया एजेंसी इसके अंदर शामिल है। जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए गए और गवाहों से बयान लिए गए, लेकिन आज तक
2 हफ्ते के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। 18 दिसंबर की शाम से 20 दिसंबर तक बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ, इन्हें सिर्फ दंगे कहना काफी नहीं होगा, क्योंकि ये कई शहरों में एक साथ हो रहा है। हादी की मौत की खबर फैलती ही ढाका के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और शुरुआत में ये सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्दी ही हालात बिगड़ गए। सबसे पहले निशाना बने मीडिया के दफ्तर। प्रथम एलो, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा अखबार है, उसके दफ्तर पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गेट तोड़े, अंदर घुसे, कंप्यूटर तोड़े और सभी की सभी फाइलों को जला दिया। उनका आरोप था कि प्रथम एलो ने हसीना की सरकार के साथ दिया था। और साथ ही बांग्लादेश के डेली स्टार अंग्रेजी अखबार पर भी हमला हुआ और कई छोटे लोकल अखबारों पर भी, टीवी चैनल्स के भी दफ्तर तोड़े गए। पुलिस ने काबू करने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले दागे, रबर की गोलियां चलाई और कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या और गुस्सा इतना था कि पुलिस पूरी तरह जवाब में आ गई। कुछ जगहों पर पुलिस पर पत्थर फेंके गए और कुछ पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया। 3 दिन बाद जब आंकड़े सामने आए तो वो चौंकाने वाले। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इसमें ज्यादातर मुस्लिम युवक, या तो पुलिस थी या फिर कार्रवाई में मारे गए वो भगदड़ में वो लोग, और बाकी हिंदू समुदाय के लोग भी कुछ मारे गए और कुछ इलाकों में हिंदू संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन पूरी तरह ये कोई हिंदू मुस्लिम हिंसा नहीं, बल्कि ये मुख्य रूप से राजनीतिक हिंसा। यूनुस सरकार को समझ आया कि हालात हाथ से निकल पड़े और इसलिए 19 दिसंबर को यूनुस ने टीवी पर आकर लोगों से सीधे अपील की कि हिंसा को बंद करो। उन्होंने कहा कि हादी की मौत दुखद है, लेकिन बदला हिंसा से नहीं लिया जा सकता, और उन्होंने वादा किया कि जांच पूरी होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। पुलिस और सुरक्षा बलों को भी आदेश दिए गए कि सख्त कार्रवाई करें। 20 दिसंबर तक हालात थोड़े काबू में आए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। न जाने कितनी ही जानें और संपत्तियां नष्ट हो चुकी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा था उसकी गूंज भारत तक सुनाई दे रही थी। खासकर दीपू की हत्या की वो खबर जब भारत पहुंची तो हिंदू संगठन एकदम ही तुरंत एक्टिवेट हो गए, जिसमें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किए और दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर धरना भी दिया गया। सैकड़ों लोग वहां पहुंचे। सिल्लीगुड़ी में वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश वीजा सेंटर पर भी हमला हुआ, कांच तोड़े गए और स्थानीय पुलिस ने कई सारी गिरफ्तारियां भी वहां की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संसद में ये मुद्दा उठाया और कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सुरक्षा के बारे में मजबूत संदेश देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को यह पसंद नहीं आया और 22 दिसंबर को बांग्लादेश ने इंडियन हाई कमिश्नर को औपचारिक रूप से बुलाया और उन्होंने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश के दफ्तरों की सुरक्षा इंडिया की जिम्मेदारी। साथ ही इंडिया के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया और आश्वासन दिया कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन साथ ही इंडिया ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सुरक्षा के बारे में भी बांग्लादेश को सख्त कदम उठाने चाहिए। कुछ दिनों तक तनाव बढ़ा, लेकिन दोनों सरकारें जानती थी कि बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के बीच 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार। कुछ दिन बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। संयुक्त बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि दोनों देश अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं। मैसेज साफ था कि दोनों पक्ष तनाव नहीं चाहते। यूनुस सरकार के लिए ये एक अहम पल था और दिसंबर के आखिर में यूनुस गवर्नमेंट ने कई सुधार घोषित किए। उन्होंने कहा कि भीड़ की हत्या के लिए अब एक अलग सख्त कानून बनेगा और धर्म की आड़ में आरोप लगाने के मामले में भी एक नए नियम को जारी किया जाएगा। अब जरूरी जांच होगी, पक्के सबूत चाहिए होंगे और तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सोशल मीडिया कंपनीज को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा और झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तेज कार्रवाई टीम बनाई जाएगी और पुलिस को भी धार्मिक मामले संभालने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए एक खास हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा और मंदिर और धार्मिक जगहों की सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा। स्कूल्स में शांति की शिक्षा और धार्मिक सद्भाव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा और लोगों को फेक न्यूज पहचानने का तरीका भी सिखाया जाएगा। लेकिन असली टेस्ट इसे लागू करने में होगा, क्योंकि बांग्लादेश में पहले भी बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन उन्हें लागू करना बहुत ही कमजोर रहा है। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के चुनाव होने हैं और यूनुस गवर्नमेंट का काम है सबसे पहले स्थिरता लाना, क्योंकि दीपू चंद्र दास का केस आज भी चल रहा है और 12 लोग हिरासत में हैं। लेकिन हादी के केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। दिसंबर की हिंसा के अंदर जो लोग मारे गए उनका परिवार अभी भी न्याय का इंतजार कर रहा है। बांग्लादेश एक युवा देश है और मजबूत लोग हैं, लेकिन इसके लिए सबको एक साथ आना होगा, सरकार, समाज, मीडिया और हर नागरिक, क्योंकि अंत में शांति सिर्फ कानून से नहीं आती बल्कि ये एक सोच से आती। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली एक और वीडियो के अंदर। जय।